नमस्कार साथियों, गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 64वां व्याख्यान है आज। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज का व्याख्यान अत्यंत रोचक विषय पर तो आधारित है ही, अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय दिविक रमेश महोदय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आज बात करेंगे डिजिटल युग में बाल साहित्य इस विषय पर। जैसा कि आप सभी लोगों को यह विदित है कि गंगा कावेरी व्याख्यान माला विगत वर्ष जुलाई 2020 से सतत गतिमान है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में व्याख्यान माला चल रही है। 63 व्याख्यान हो चुके हैं, आज ये 64वां व्याख्यान है जो बाल साहित्य पर केंद्रित है। और आज के मुख्य वक्ता, जैसा मैंने कहा, प्रख्यात साहित्यकार दिविक रमेश सर हैं और वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे सर, जो नए प्राचार्य के रूप में हैं, मैं उनका इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस मंच से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी का अभिनंदन करते हुए उनका भी अभिवादन करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर एवं हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, सबके प्रति अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दिविक रमेश सर का संक्षिप्त परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत विस्तृत परिचय है सर का, बहुत विपुल परिमाण में लेखन है और मैं मंजुनाथ जी से कहूंगा कि सूत्र रूप में सर का परिचय देने का कष्ट करें। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, परिचय देने तो मुझे बुलाने के लिए। आज के वक्ता जो हिंदी के चर्चित नाम हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और बाल साहित्यकार है आदरणीय दिविक रमेश जी, हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका प्रणाम करता हूं। सर, आपका प्रणाम है। मैं मंगलुरु से डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ, एक कॉलेज में मैं प्राचार्य आचार्य हूँ हिंदी का, और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ भी कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का भी अध्यक्ष हूँ मैं अपने सभी जो अध्यापक बंधु हैं उन सभी की ओर से आपका प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। जो आज के मुख्य वक्ता हैं हिंदी जगत के जो प्रसिद्ध चर्चित नाम हैं दिविक रमेश जी, इनका जो व्यापक परिचय है, विस्तृत परिचय, क्योंकि हम उनका क्या है, नाम बताने पर ही जो समय काफी नहीं लगता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं अत्यंत संक्षिप्त रूप से। आज के जो वक्ता है आदरणीय दिविक रमेश जी, इनका वास्तविक नाम है रमेश चंद्र शर्मा। इनका परिचय आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इनका जन्म दिल्ली के पास किराड़ी गांव में हुआ था
प्रमुख इनकी कृतियां हैं। कविता संग्रह कवि के मन से, जब घुटती है सांस आदमी की, 50 कविताएं, वहां पानी नहीं है, माँ गांव में है, गेहूं घर आया है, खुली आंखों में आकाश, रास्ते के बीच, छोटा सा हस्तक्षेप, हल्दी चावल और अन्य कविताएं, बांछो लिखी इबारत, वह भी आदमी तो होता है, फूल तब भी खिला होता है। यह इनका जो काव्य संकलन है। और इनका काव्य नाटक है खंड खंड अग्नि, आलोचना शोध, नए कवियों के काव्य शिल्प सिद्धांत, संवाद भी विवाद भी, कविता के बीच से, साक्षात त्रिलोचन, समझा पर का, सम एस्पेक्ट्स ऑफ कोरियन एंड इंडियन लिटरेचर, ये इनके जो संकलन है। हिंदी बाल साहित्य कुछ पढ़ाओ, बाल साहित्य, इनका बाल साहित्य पर जो सृजन कार्य है। संस्मरण, यादें महकी जब साक्षात्कार, सवालों से टकराते हुए, इनका एक साक्षात्कार जो संकलन है। ढेर सारी इनकी अनुवाद कृतियां हैं, जिसमें कोरियाई कविता यात्रा, सुनो अफ्रीका, खलनायक कोरियाई उपन्यास, उसका जो हिंदी में अनुवाद इनके द्वारा हुआ है, कोरियाई बाल कविताएं, और पेड़ गूंगे हो गए, कोरियाई लोक कथाएं, जादुई बांसुरी, अन्य कोरियाई कथाएं। इनसे संपादित कृतियां हैं निषेध के बाद, हिंदी कहानी का समकालीन परिवेश, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, दिशा बोध, दूसरा दिविक, प्रतिनिधि बाल कविता संचयन, साहित्य अकादमी आदि वहां से जो प्रकाशित है। बाल साहित्य लगभग 50 से जो ज्यादा जो पुस्तकें बाल साहित्य पर जो प्रकाशित है, कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण आदि 50 से जो ज्यादा पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित हैं। तो इन सभी जो क्या है साहित्यिक सृजन के कार्य में क्या है सम्मान एवं पुरस्कार के रूप में इनको जो नवाजा गया है, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है। उस इनमें से कुछ में प्रमुख पुरस्कार और सम्मान यहाँ पर आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पर, गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार काव्य नाटक खंड खंड अग्नि पर, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार रास्ते के बीच और खुली आंखों में आकाश पर, दिल्ली हिंदी अकादमी का साहित्यिक कृति पुरस्कार, एनसीईआरटी का राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, हंसे जानवर हो पर, इस रचना पर इनको इस एनसीईआरटी का पुरस्कार प्राप्त है। दिल्ली हिंदी अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार कबूतरों की रेल पर, इस कृति के लिए। भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर का सम्मान, इंडो रशियन लिटरेरी क्लब नई दिल्ली का सम्मान, कोरियाई दूतावास से प्रशंसा पत्र, कोरियाई साहित्य के हिंदी अनुवाद पर, कोरियाई साहित्य का जो हिंदी अनुवाद का कार्य इन्होंने किया है और उसके लिए प्रशंसा पत्र कोरियाई दूतावास की ओर से इनको प्राप्त है। अनुवाद के लिए भारतीय अनुवाद परिषद दिल्ली का दी वागीश पुरस्कार, भारतीय स्तर का श्रीमती रतन शर्मा बाल साहित्य पुरस्कार 101 बाल कविताओं पर इनको प्राप्त है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च बाल साहित्य सम्मान बाल साहित्य भारती और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2021 में इनको प्राप्त है। ये 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं और ये पूर्व अतिथि आचार्य हांगुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज सियोल दक्षिण कोरिया में। जो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं दिविक रमेश जी, आदरणीय दिविक रमेश जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। तो मैं
सभी की ओर से इनका स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं। आज के इस प्रमुख वक्तव्य देने तो हमारे सामने प्रस्तुत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, आपने एक चुनौतीपूर्ण कार्य संपादित किया क्योंकि आदरणीय का परिचय आसान नहीं है। और तो परिचय के लिए दो मैं मैं घंटा आपकी चाहिए हमको। मैं आज के मुख्य वक्ता की रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूं। और यह बहुत ही सौभाग्य का क्षण है हमारे लिए कि व्याख्यानमाला के लिए कि आपका कीमती समय हमें प्राप्त हुआ है। आज बात करेंगे आप डिजिटल युग में बाल साहित्य पर। कोरिया में भी आप लंबे समय तक रहे और दक्षिण कोरिया में रहते हुए आपने ढेर सारा अनुभव वहाँ का भी अर्जित किया है। दुनिया के और देशों में आपने यात्राएं की हैं। एक कविता के साथ मैं आपको बुलाता हूँ, आपकी ही कविता है, माँ गांव में है। चाहता था आप बसे माँ भी यहाँ इस शहर में, चाहता था आप बसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में। चाहता था आप बसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में। जो न शहर को मंजूर था न मुझे ही, न आ सका गांव न आ सकी माँ ही शहर में। और गांव मैं क्या करता जाकर, पर देखता हूं कुछ गांव तो आज भी जरूर है देह के किसी भीतरी भाग में। इधर उधर छिटका थोड़ा थोड़ा चिपका, माँ आ जाती, माँ आती बिना किए घोषणा, तो थोड़ा बहुत ही सही गांव तो आता ही ना शहर में। पर कैसे आता वह खुला खुला दालान, जहां बैठ चारपाई पर माँ बतियाती है। भीतर के उस ओर खड़ी चाची से बहुओं से करवाती है मालिश, पड़ोस की रामवती से सुस्ता लेती है जहां धूप का सबसे खूबसूरत रूप ओढ़कर किसी लोकगीत की ओट में। आने को तो कहां आ पाती हैं वह चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद हैं खेत पैर कुएं और धान। बावजूद कट जाने के कॉलोनियां खड़ी हैं जो कतार में अगले चुनाव की नियमित होने को। और वे तमाम पेड़ भी जिनके पास आज भी इतिहास है अपनी छायाओं की। तो मैं इस कविता के साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दिव्य रमेश सर का स्वागत करता हूं। डिजिटल युग में बाल साहित्य विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए सर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आप सबको नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गंगा कावेरी व्याख्यानमाला से जुड़ करके। और अभी अभी जिस प्रकार से परिचय दिया गया हमारे मित्र के द्वारा, अब ये परिचय देने की परंपरा है। थोड़ा संकोच तो होता है अपने सामने बैठ करके सुनना, लेकिन हाँ, है तो तथ्यात्मक ही। तो मैं अभी जो नाम पढ़े गए थे, जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा, पॉम्पे कॉलेज एकला और मंगलूरी विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ, तीनों के तत्वावधान में ये आयोजित कार्यक्रम है। और इसमें डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, और आप तो जयशंकर तिवारी जी, आपने संपर्क ही किया था, आपने रविन्द्रनाथ पांडे जी का नाम लिया, पुरुषोत्तम जी का नाम लिया, और भी तमाम जो जुड़े हुए हैं इससे। मैं सबके प्रति आदर से विनत हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। विषय बहुत अच्छा रखा आपने, डिजिटल युग में बाल साहित्य। हाँ, यहाँ मैं बता दूं, हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनको, हालांकि इसके बारे में बहुत बताया जा चुका है। ये जो मेरा उपनाम है दिविक रमेश,
सबसे पहले मैं रमेश शर्मा के नाम से लिखता था। और मैं क्योंकि दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में ही पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही कार्यरत भी रहा। तो हम लोग जब युवा लोग थे, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो उस समय एक ऐसा समय आया जब हमारा एक बहुत अच्छा समूह बन गया था विद्यार्थियों का और नए नए लगे अध्यापकों का, जिन्होंने एक संकलन निकाला था दिल्ली विश्वविद्यालय दिविक नाम से, जिसका अर्थ था दिल्ली विश्वविद्यालय कविता। और उसमें मैं रमेश शर्मा के नाम से ही छपा था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से, कुछ मित्रों के उससे ये दिविक नाम लिया गया और उसका अर्थ हो गया दिल्ली विश्वविद्यालय कवि, DVK ये है। तो ये शब्दकोश में ढूंढने का प्रयत्न ना करें। हालांकि आज के समय में तो ये नाम आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत लोगों ने जाने अनजाने इस नाम को अपना पहला नाम बना रखा है। मैंने अपना पहला उपनाम को मैंने पहले लगाया था। अब जैसे होती है, खुराफातें होती हैं उस समय में, तो उसी हमने बजाय उपनाम नाम के अंत में लगाने के पहले लगा लिया था। तो लोगों ने सोचा ये भी एक नाम है, तो कोई दिविक खन्ना है, कोई दिविक कुछ है, आजकल बहुत सारे मिलेंगे। और हमने एक बहुत संस्कृत हमारे यहाँ प्रोफेसर थे जिन्होंने खींचतान के बताया कि दिवी जमा क करके दिवी संबंधी कुछ अर्थ ले सकते हैं। हमने कहा कि इसको छोड़िए, असलियत यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय कवि से ये DVK लिया गया है। बहरहाल डिजिटल युग की जब बात आप कर रहे हैं तो मुझे एक दिलचस्प किस्सा सबसे पहले सुनाने को मन कर रहा है। वो ये कि एक बच्चे से पूछा गया कि, और जैसा अक्सर पूछते हैं हम लोग कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या तुम क्या बनना चाहते हो। और अपेक्षा क्या क्या की जाती है, भारत में यही अपेक्षा की जाती है कि वो जवाब मिलेगा कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या कोई इसी प्रकार से कुछ और बनना चाहता हूँ। तो बच्चे ने सोचा और सोच के जवाब दिया कि मेरा वश चले तो मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो ये जवाब बड़ा ही मतलब एक ऐसा जवाब था अचानक मिलने वाला कि जिसका आशा समझ में नहीं आ रहा था। तो सब दंग रह गए। तो पूछा कि भाई ये मोबाइल क्यों बनना चाहते हो। कहता है कि मोबाइल मुझे बहुत ही अच्छा इसलिए लगता है, बल्कि उससे जलन भी होती है, कि मैं कई बार अपने माँ से या पिता से या किसी बड़े से बात करना चाहता हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ, तो मुझे कह दिया जाता है कि थोड़ी देर में सुनना, थोड़ी देर में आना। मान लो माँ के पास कुछ दोस्त आई हुई हैं और वो बातें कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि माँ मेरी बात को पहले सुने, तो कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद बताना, अभी मैं ये बात कर लूँ या खत्म कर लूँ। लेकिन वही माँ अगर मोबाइल बज जाए तो झट मोबाइल को उठा लेती है। तो मुझसे भी ज्यादा मोबाइल महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मोबाइल बनूं। मित्रों, ऐसे बहुत सारे विचार मिलेंगे। मुझे याद आ रहा जब चित्रकथाएं की बात चली थी तो उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। वैसे भी इंद्रजाल वगैरह इस तरह के जो कॉमिक्स आए थे, उनसे लगता था कि ये खामा बच्चों को एक अजीब तरह की बेपर की बातों में ले जाती हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी धारणा बनी थी। लेकिन धीरे धीरे अमर चित्रकथा आ गई, और अमर चित्रकथा ने चित्रकथा की जो स्वरूप है, उसका उद्देश्य है, उसको ही एक नया रूप दे दिया, जरूरी रूप दे दिया, और लोगों ने इसको अपनाया। इसी प्रकार से टेलीविजन को लेकर के ऐसे मत भी मिलेंगे कि क्या बेकार की चीज है, और इसकी उपयोगिता को लेकर भी बात की जाती है। इस पे काफी अब लेखन हो चुका है, बहुत लोगों ने विचार किया है इन सब चीजों पर। ये जो डिजिटल के उपकरण हैं,
चाहे कंप्यूटर है, चाहे कोई भी हो, इसके बारे में बहुत सारी बातें लगातार होती रही हैं। अब यहाँ पर एक बात जो निकल कर आती है, जिसको मैं भी उचित ही मानता हूं, वो ये कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक उसका सकारात्मक रूप पहलू होता है, उसका नकारात्मक रूप होता है। मुझे याद है कि जब हम छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी थे तो हमें विज्ञान शाप है कि वरदान, इस तरह के विषय दिए जाते थे पढ़ने को। तो पुस्तक को ही आप ले लीजिए। आज जब पुस्तक कहते हैं तो हर पुस्तक महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, जरूरी हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें बहुत खराब भी होती हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा ये खराब क्यों होती है। खराब या अच्छाई जो है वो सामग्री के आधार पर है। कंप्यूटर पर हम जब गूगल के माध्यम से खोजते हैं तो बहुत सारा कूड़ा भी सामने आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज भी आ जाती है, और बच्चों के लिहाज से देखें तो बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें आ जाती है जिसको हम कभी नहीं चाहते कि बच्चे उससे रूबरू हों। लेकिन वो दोष कंप्यूटर का है या कंप्यूटर का उपयोग करने वाले उन नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोगों का है। ये सोचने की बात है। पुस्तक अच्छी लिखना, पुस्तक में अच्छी सामग्री देना और पुस्तक में घटिया सामग्री देना, वो सामग्री देने वाला का दोष ज्यादा है। निस्संदेह ये डिजिटल युग चल रहा है और बच्चों को हम प्राय देखते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ने में, देखने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। किसकी तुलना में? पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकों के पढ़ने की तुलना में। अब यहां पर एक सवाल और भारत के संदर्भ में हमें जान लेना चाहिए, वो ये, क्या भारत के हर बच्चे के हाथ में ये उपकरण है? क्या हर बच्चे के पास लैपटॉप या स्मार्टफोन या तमाम चीजें हैं? सोचना चाहिए हमें। देखिए, जब हम भारत का बाल साहित्य की भी बात करते हैं, जब हम और बाल साहित्य को जब हम बालक से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में कौन बालक आता है? भारत में बालक जब हम कहते हैं तो अपने अपने ढंग से आपके मन में बालक आ सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर देखें तो महानगर का बच्चा बालक है। महानगर में ही आलीशान महलों का, अट्टालिकाओं का बच्चा भी है, उनके घर में आने वाली बाइयों का बच्चा भी है, झोपड़पट्टियों का बच्चा भी है। इसी प्रकार से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के भी बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं, कस्बों के बच्चे हैं, अमीर गरीबी के आधार पर बटे हुए बच्चे हैं। तो बच्चे को हम जब की बात करते हैं तो बच्चा भी विविध रूपी है अपने देश में। और ये अच्छी बात है कि आज का हिंदी बाल साहित्य इस चुनौती को भी कमोबेश स्वीकार कर रहा है। ध्यान जा रहा है आज केवल शहरी बच्चों के प्रति या केवल एक ही खित्ते के बच्चों के प्रति ध्यान नहीं जा रहा। कोशिश हो रही है कि जो विविध रूपी बालक है इस देश के, उनकी बातें बाल साहित्य में आए। अभी बहुत ज्यादा नहीं आ रही हैं, रेखांकित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आ रही हैं। यानी बाल साहित्य जो है बहुत सामान्यीकृत न रह करके थोड़ा विशिष्टता भी लेकर के आ रहा है। दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए, हमारे यहाँ जो गीजू भाई हुए हैं, जिनको मुछाली माँ भी कहते थे, गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिनका समय 1885 से 1939 रहा है।
उन्होंने लिखा था, विद्वानों के रूप में कहानी मत कहो, ज्ञान की कील मत ठोको, लादो मत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरी अब डिजिटल युग का है तो मैं अपनी किताब बताऊं, हिंदी बाल साहित्य कुछ पढ़ाओ। दो पुस्तकें बाल साहित्य के चिंतन को लेकर के हैं। एक हिंदी बाल साहित्य कुछ पढ़ाओ जो प्रकाशन विभाग से छपी है, और एक बाल साहित्य जो किताब वाले दिल्ली से छपी हुई है। दोनों अमेजन पे उपलब्ध है। इसमें जो मैं सब जो बोल रहा हूँ वो सब इसमें मिल सकता है। लेकिन एक बात देखिए कि बाल साहित्य का सृजन कैसे हुआ। उसको छोड़ दीजिए, जो पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, वो तो था ही। पश्चिम में भी भारत में भी एक इस आधार पर हम समानता देखते हैं कि बाल साहित्य का सृजन प्रारंभ में शिक्षा के लिए शुरू होता है, पठन पाठन के लिए होता है, पाठ्य पुस्तकों के लिए होता है, केवल आनंद के लिए नहीं होता है। हम में से सब अध्यापक हैं, हम जानते हैं कि एक उपन्यास को आनंद के लिए पढ़ना और एक उपन्यास को पाठ्यक्रम की दृष्टि से पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। विधियां भी अलग हो जाती हैं। फिल्म ही देख लीजिए, आप में से सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग, कि आज फिल्म भी खासतौर से विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। लेकिन जहां हम फिल्म के माध्यम से पढ़ाते हैं विदेशियों को, तो वहां फिल्म का आनंद मात्र हो जाए वो नहीं होता। वहां फिल्म को जब माध्यम बनाते हैं तो बिल्कुल हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के लिए, और शुरू में तो नीति प्रधान रहता था, नीतियां सिखाने के लिए बाल साहित्य का सृजन हुआ। 17वीं शताब्दी वगैरह में यही था। और एक दूसरी बात यह भी है कि बालक को किस दृष्टि से देखा गया समय समय पर, उसके आधार पर भी बाल साहित्य प्रभावित हुआ है। एक समय में बालक को एक कम वयस्क समझा जाता था। एक समय में बालक की मासूमियत, इनोसेंस जिसको कहते हैं, उसको महत्व दिया गया। और आज का जो बाल साहित्य है वो बालक को साथी या दोस्त मान के चलता है। ये भेद आया है। इस भेद की वजह से अब व्यक्ति के स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया बाल साहित्य में। जिस तरफ इशारा कर रहा था मैं, गीजू भाई ने जो कहा, जरा पढ़ के देखिए, फिर से सोच के देखिए इस पे, कि विद्वानों के रूप में कहानी मत कहो, ज्ञान की कील मत ठोको। पश्चिम में बाल साहित्य विमर्श जो हुआ उसमें दो शब्दों पर ध्यान दिया गया, का और के लिए। यानी बच्चों का साहित्य कहें या बच्चों के लिए कहें, सामान्य तौर पर तो कोई ज्यादा भेद नजर नहीं आता। यूं हम साधारण रूप में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन गहराई से करें तो अंतर आ जाएगा। जब हम के लिए कहते हैं तो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम अपने आप को विद्वान समझ लेते हैं, हम अपने आप को ज्यादा जानकार समझ लेते हैं, और तब किसी के लिए कुछ प्रस्तुत करते हैं। का जब कहते हैं तो तादाद में हो जाता है, उसके साथ हम मिल जाते हैं। बालक का साहित्य का मतलब है कि स्वयं बच्चा होकर के लिखा जाना। बालक के लिए का मतलब है कि किसी के लिए अपनी बात
प्रस्तुत करना। और जब हम के लिए होता है तो उसमें कील ठोको, उपदेश देना, नीति बताना, शिक्षित करना, ये तमाम चीज आ जाती है के लिए में। ऐसा मत करो, यह कहानी सुना करके आखिर में, अतः इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है। आज आज आप बाल साहित्य में ये शैली नहीं पाएंगे। पहले इसी से तो बढ़े चलो बढ़े चलो, और एक कोई कहे बढ़े चले, दोनों का अंतर समझ में आता है ना हमें। बढ़े चलो कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि भले उसमें खुद को सम्मिलित करने का भाव आप लाद सकते हैं, लेकिन है वो ये कि बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, तुम ये करो। लेकिन आज का बाल साहित्य यहां आ गया है, करें, आओ हम करें, बढ़े चलें, यानी कि हम मिलकर के बढ़े चलें। ये जो शैली का तंत्र आया है वो इसीलिए आया है कि आज बालक को बाल साहित्यकार एक मित्र या साथी के रूप में लेता है। बहुत बड़ी बात की थी सोपा बांगजुंग ह्वान। सोपा बांगजुंग ह्वान कोरिया के वो बड़ी शख्सियत हैं जिनके कारण से कोरिया में बाल दिवस मनाया जाता है। टैगोर से भी परिचित थे वो। उन्होंने कहा था कि बच्चा साथी है और बच्चे का आदर करो। हम हमेशा कहते हैं बड़ों का आदर करो, उसने कहा था बच्चे का आदर करो। हम हमेशा कहते हैं बच्चों के कर्तव्य होते हैं, सोपा बांगजुंग ह्वान ने कहा बच्चों के अधिकार भी होते हैं। मसलन बच्चों के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना, बच्चों को अच्छे खेल के मैदान होना, बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करना, ये बच्चों के प्रति उपकार नहीं है, ये बच्चों का अधिकार है। ये समझ सोपा बांगजुंग ह्वान 19वीं शताब्दी में दे रहे थे। आज का बाल साहित्यकार भी इसी तैयारी के साथ बाल साहित्य की रचना में, सृजन में रत है। वह बच्चे को आवाज देना चाहता है। बच्चा केवल मर्यादाओं के नाम पर मूक होकर रह जाए, संवाद भी ना कर सके, अपनी बात भी ना कर सके, ऐसा समाज आज का बाल साहित्यकार नहीं चाहता। इसीलिए आज की कहानियों, कविताओं में आपको बच्चा कहते हुए सुन जाएगा कि मां तुम बात बात पे गुस्सा मत करो, क्योंकि मैंने सुना है अधिक गुस्सा करने से सेहत खराब हो जाती है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन मां तुम गुस्सा मत करो। ये आज के बाल साहित्य में आ रहा है। तो इस डिजिटल युग में की अपनी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां पैदा की हुई बड़ों की है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज अनेक घरों में अपनी बला टालने के लिए बच्चों से कह दिया जाता है कि बच्चे थोड़ी देर में जाओ, अपना टीवी देखो, अपने मोबाइल देखो, अपना करो, थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। स्पेस ही नहीं दिया जा रहा है बच्चे को। तो आप खुद उस समय टालने के लिए आपने कह दिया, फिर वो उसकी लत पड़ जाती है। और हम सब जानते हैं कि दुर्भाग्य से आज ऐसे तत्व हैं कि वो अच्छी चीज बताते बताते उनके बीच में अश्लील चीजें भी डाल देते हैं। वो अश्लील चीजें जिसका विश्लेषण बच्चे करने में अभी समर्थ नहीं है, तैयार नहीं है। इसलिए
वहां बच्चे का दोष नहीं है, उस डालने वाले का दोष है। तो जो नियामक है, नियंत्रक है, उनका उनका उनके सामने चुनौती है कि उसको किस प्रकार से रोका जाए। और इधर कोरोना ने तो डिजिटल युग में और भी ज्यादा धकेल दिया। घरों में कैद रह करके तरीका ही नहीं बचा, कोई डिजिटल तरीका ही बचा है। इसके बड़े लाभ भी हैं, इसकी सीमाएं भी हैं, वो सीमाएं चुनौतियों के रूप में है। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इसे पुस्तकों का विकल्प नहीं कह सकते, हम सहयोगी कह सकते हैं। पुस्तकों का स्थान अपनी जगह पर है, उसकी उपयोगिता अपनी जगह पर है, पत्रिकाओं की अपनी जगह पर है, लेकिन सहयोगी के रूप में हम डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में, एक सीमित रूप में, क्योंकि हम सब जानते हैं इसके सेहत पे भी असर पड़ते हैं और इसका दुरुपयोग भी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये चुनौतियां तो हैं। अब इनके प्रति भी जागरूक करने वाली रचनाएं बाल साहित्य में मिल जाती है। यानी मोबाइल के दुरुपयोग की कितनी कविताएं आपको बाल साहित्य में मिल जाएंगी। लेकिन एक कंप्यूटर पे कविता है, मैं पूरी कविता नहीं सुना रहा हूं, उसका भाव सिर्फ बता देता हूं कि जब कंप्यूटर गांव में पहुंचा तो सब बड़े खुश हुए, देख रहे हैं। तो भैया इसमें क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इसमें ये भी होता है कि एक गूगल चीज होती है जिसमें हम बहुत कुछ खोज सकते हैं। तो एक बुजुर्ग कहता, भैया ये तो बड़ी अच्छी बात की, 3 दिन हो गए मेरी भैंस को गुमे हुए, मेरी भैंस ही खोज दो। अब इस तरह की चीजें बच्चों को मनोरंजन भी देती है, लेकिन जोड़ती भी है। यहां मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि इधर विज्ञान कथाओं की बात बहुत चलती है बाल साहित्य में। विज्ञान, देखिए, दो बातें होती हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक विज्ञान। और इसके आधार पर बाल साहित्य में बहुत विमर्श चल रहा है। एक खेमा कहता है, एकदम से कह देता है कि आज जमाना परियों का नहीं रहा, राजा रानियों का नहीं रहा। आज ये पशु पक्षियां आते रहते हैं, इनका नहीं रहा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस विषय पर हमें थोड़ा सम्यक दृष्टि से सोचना होगा। देखिए, मैक्सिम गोर्की का आपने नाम सुना है। निरंकार देव सेवक बाल साहित्य के पुरोधा रहे हैं, और उन्हीं के मत से मैं भी सहमत होते हुए ये मेरा मत बना है कि रचनात्मक दृष्टि से बाल साहित्य सृजन की प्रक्रिया और वयस्कों के साहित्य की सृजन प्रक्रिया में बुनियादी अंतर नहीं होता। इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। देखिए, बाल साहित्य में मोटे तौर पर हम दो भागों में देख सकते हैं, एक उपयोगी बाल साहित्य, एक रचनात्मक या सृजनात्मक बाल साहित्य। उपयोगी बाल साहित्य में जो जिसमें जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारी है, डॉक्यूमेंटेड है, जैसे किसी पेड़ के बारे में, पीपल के वृक्ष के बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी है जो बच्चों की भाषा में, सरल सहज भाषा में उनको दी गई है, तो वो पेड़ की जानकारी है, वो उपयोगी है। वो सूचनात्मक साहित्य भी उसको कह सकते हैं। रचनात्मक साहित्य में वो तमाम चीजें आती हैं जो बड़ों के साहित्य लिखने में आती है। वस्तुतः हम सब जानते हैं कि साहित्य जो होता है वो विषय नहीं होता,
वो कलात्मक अनुभूति या कलात्मक अनुभव होता है। पेड़ हम अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए कहेंगे कि कविता पेड़ पर है, या एक कविता जात पात पर है, या एक कविता युद्ध पर है, या कविता फलाने विषय पर है। लेकिन रचनाकार के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वो किस रूप में उसने पेड़ को देखा है, किस रूप में उसने युद्ध को देखा है, किस रूप में उसने उसको कंसीव किया है और फिर उसको अव्यक्त किया है, जिसमें उसकी कल्पना आदि का भी योगदान हो गया है, वो होता है। मेरी कविता है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध गले में उसके रस्सी जहां कहीं संग ले जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। भूख लगती अचानक तो हम तोड़ मधुर फल उसके खाते। ये सच है, हम खा सकते हैं, लेकिन ये पेड़ पर तो नहीं है कविता। पेड़ को जिस रूप में उसकी अनुभूति हुई है कवि को, और उसमें जो कल्पना का एक चमत्कारिक संयोग हो गया है, उसके बाद वो रचना बनी है। इसलिए हम कहानी, कविता, नाटक आदि, और अब तो बाल साहित्य में संस्मरण भी बहुत लिखे गए हैं। हम सब जानते हैं अमीर खुसरो तो पहेलियां भी लिखी थी और अभी भी लिखी जा रही हैं। लोरी, प्रभाती गीत है, बहुत वैविध्यपूर्ण है बाल साहित्य आज का। लेकिन ये सृजनात्मक बाल साहित्य में को वस्तु माने, हम तो वस्तु शब्द कहते हैं काव्य शास्त्र में, विषयवादी साहित्य मत बनाइए कि आप साहब सर्दी पे कविता लिख दीजिए तो सर्दी पर आपने तुकबंदियां कर दी, गर्मी में लिख दीजिए, गर्मी पे तुकबंदियां कर दीजिए, वही बातें, वही दोहराव होता रहता है। उससे हट करके बहुत कुछ लिखा जा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक, इसको देखिए, मां मुझको अच्छा लगता जब, मुझे बांधती दीदी राखी, तुम कहती जो रक्षा करता, उसे बांधते हैं सब राखी। ये हम सबको पता है, इसमें क्या नई बात हो गई। तो मां दीदी भी तो देखो, हरदम मेरी रक्षा करती। तो मां, अब छोटा भाई है वो, बाजार में जाते दीदी उसकी उंगली पकड़ी जाती है, और माँ बाप भी कहते हैं देख भाई, भैया का जरा ध्यान रखना। तो मां दीदी भी तो देखो, हरदम मेरी रक्षा करती, जहां मैं चाहूं हाथ पकड़कर वहीं मुझे ले जाया करती। मैं भी मां दीदी को अब तो बांधूंगा प्यारी सी राखी, कितना प्यार करेगी दीदी जब बांधूंगा उनको राखी। ये आज की कविता बन गई। और अगर वो ढर्रेदार होता तो वही वही भाव चला रहता। कहते हैं भूत, भाई बच्चा तो, हमें सबको पता है भूत कुछ नहीं है। हम बच्चे को के सामने भूत की बात ना आने दें। बहुत कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ जाएगी। आ जाएगी तो क्या करें। तो आज के बाल साहित्य सामने चुनौती है। चित्रेश ने लिखा है, मेरी भी कहानी है, और वहां भय का भूत एक पुस्तक है चित्रेश जी की, उसमें यही बताया गया, भय का भूत है। और भूत के अस्तित्व को ही बड़े सहज रचनात्मक ढंग से जब आप तोड़ते हुए दिखाते हैं, भंग करते हुए दिखाते हैं, तो बच्चा समझ जाता, हाँ ऐसा है। राजा राजा रानी प्राय आज भी कहते हैं घरों में, तो मेरी रानी बिटिया है, तो मेरा राजकुमार है, तो मेरा राजा है, सुनते हैं। लेकिन असली बात क्या है?
असली बात यह है कि जो राजा के साथ सामंतवाद जुड़ा हुआ है, जो राजा के साथ शोषण का रूप जुड़ा हुआ है, जो राजा के साथ धौंस और सत्ता का के मद का रूप जुड़ा हुआ है, जो राजा के साथ सबको बांटने का रूप जुड़ा हुआ है, उस पर आक्रमण होना चाहिए ना। राजा आए, हम विषय थोड़ी लिख रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि राजा, वो कहा गया है ना कि किसने कहा था, अरिस्टोटल ने, किसी ने कहा था कि ऐसा हुआ था इतिहास होता है, ऐसा हुआ होगा साहित्य होता है। साहित्य ऐसा हुआ, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, इतिहास बताएगा किस भूगोल खंड पे लड़ाई लड़ी, कैसी वेशभूषा थी, कितने घोड़े मरे, कितने सैनिक मरे, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ये इतिहास में आ जाएगा। साहित्य में तो ये आएगा ना कि जब कोई मर रहा था तो उसका क्या विलाप था, मरते हुए को देख के अशोक के मन में कैसे कैसे भाव जागृत हुए थे, वो करुणा कैसे जागी थी। तो साहित्य तो यहां काम करता है। इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान को भी साहित्य दिशा देता है। विज्ञान में ढल नहीं जाता साहित्य, साहित्य उसको दिशा देता है। यानी कि वैज्ञानिक उपलब्धि का लोक हित में उपयोग हो, इसकी समझ साहित्य देता है। लोक के विरुद्ध ना हो उसका उपयोग, ये भी साहित्य देता है। इसलिए बाल साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बाल साहित्य प्रारंभ से ही बच्चों में ये संस्कार देता है। जैसे कहा जाता है कि साहित्य मनुष्यता को बचाता है, मनुष्यता को, बची हुई मनुष्यता को बेहतर करता है उत्कृष्ट साहित्य। इसी प्रकार बाल साहित्य भी सबसे पहले तो बच्चे में उसके बचपन को बचाता है, उसकी इंसानियत को बचाता है, उसको संवेदनशील करता है। जो विघटनकारी गलत मुद्दे हैं, ताकतें हैं, कारण है, वो बच्चे के सामने उनका निराकरण करता है। बहुत बड़ा काम करता है बाल साहित्य। जैसे कभी नेहरू ने कहा था कि बचपन में जो बच्चा बन जाता है वही फिर कमोवेश आगे तक बना रहता है। तो इसी प्रकार से आज का बाल साहित्य इन चुनौतियों को लेकर चल रहा है। आज जब मैं कह रहा हूं तो जाहिर है बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें बहुत सारा ऐसा बेकार, अब भी बेकार तो हमेशा रहा है या साधारण हमेशा रहा है, लेकिन निगाह असाधारण की तरफ जाइए, लेकिन वो जाएगी तभी जब हम अपने आप को बाल साहित्य से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। बाल साहित्य से बिदकते रहेंगे तो क्या। अब मैं इस बात को मानता हूं कि बाल साहित्य पर नोबेल प्राइज क्यों ना मिले, बाल साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों ना मिले, बाल साहित्य पर विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक शोध क्यों ना हो। मैं बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ कि जब मैं तो बड़ों के लिए लिखते लिखते बाल साहित्य में आया, और उसके बाद फिर बाल साहित्य के प्रति मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी हुआ। वैसे तो बंगाल के बारे में तो कहा जाता है कि वहां तो ये मान्यता ही है कि अगर बाल साहित्य आपने नहीं लिखा तो कितने भी बड़ा साहित्यकार आप हो जाइए, बहुत बड़ा साहित्यकार आप मान्यता आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं प्राचार्य हुआ तो मैंने कहा बाल साहित्य की पुस्तकें भी खरीदी है, और इस बात को बड़े हल्के से लिया गया हमारे साथियों ने। उन्होंने कहा कि अरे विश्वविद्यालय के स्तर पर बाल साहित्य की पुस्तकों को हम क्या करेंगे। तब मैंने बताया कि देखिए, वयस्कों का साहित्य केवल वयस्कों के लिए होता है, क्योंकि उसको समझने की ताकत बच्चों में नहीं होती है, क्षमता बच्चों में नहीं होती है। लेकिन बाल साहित्य ऐसी चीज है जो हर आयु के व्यक्ति के लिए हो सकता है। अभिभावक, शिक्षक अगर अच्छा बाल साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें चुन करके अपने बच्चों को बताएंगे कि बच्चों इस साहित्य को पढ़िए, खरीद के लाएंगे, पत्रिकाएं आदि के प्रति जो है उनको जागरूक करेंगे, रुचि उनकी बनाएंगे। नहीं तो क्या बनाएंगे, अरे ठीक है
बाल साहित्य, ये मान के चलिए कि बाल साहित्य सबके लिए है, और ऐसी स्थितियां बननी चाहिए कि बाल साहित्य जो है वो हर जगह उपलब्ध हो। अब आजकल कुछ शोध हो रहे हैं, अच्छे शोध भी हुए हैं और सामान्य भी हैं, लेकिन अधिक से अधिक बाल साहित्य के प्रति ध्यान जाना चाहिए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके साथ ही, अब वैसे तो हम जानते हैं कि बाल साहित्य में भी पहले ऐसा बाल साहित्य भी उपलब्ध है जिसको हमने, जो लिखा बड़ों के लिए गया, लेकिन उसे हमने बाल साहित्य माना। जैसे ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, और भी बड़ों के लिए लिखी कहानियों को हमने माना। हम महर्षि गुप्त की साकेत से जो है कुछ ऐसी पंक्तियां उठा लेते हैं जिसको हम बच्चों के लिए मानते हैं। पहला उपन्यास हिंदी का प्रेमचंद ने लिखा कुत्ते की कहानी के रूप में, और बड़ा दिलचस्प है। ये आप देखिए कि पंचतंत्र में हमने देख लिया था, पशु पक्षी मनुष्य की बोली बोलते हैं, वो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा। लेकिन प्रेमचंद के यहाँ पशुओं की का मनोविज्ञान भी समझा गया। एक बहुत अच्छा लघु उपन्यास कह लीजिए है हंसने वाला कुत्ता, सत्यजीत रे का, पढ़िए। वो हंसने वाला कुत्ता में देखिए कि कुत्ते से बुलवाया नहीं गया है, मनुष्य की वाणी नहीं बुलवाई गई, लेकिन सारे हाव भाव व्यक्त किए गए। कैसे? बहुत संक्षेप में बताता हूं कि मालिक से एक बार कोई चीज गिर गई और उसने देखा कोई हंस रहा है, और उसने जरा पलट के देखा तो उसका कुत्ता हंस रहा था। अब वो कुत्ता हंस रहा था या मालिक को लगा कि वो हंस रहा था, ये इस उलझन में ना तो बच्चा जाएगा ना हम जाएंगे। लगा मनुष्य उसको कि मेरे इस गिरने के बाद कुत्ता हंस रहा है, और ऐसी बहुत सारी हरकतें हो गई और हर बार लगा कि कुत्ता हंसता है। और ये हंसने वाले कुत्ते की चर्चा शहर क्या दूर दूर तक फैल गई कि भाई कोई हंसने वाला कुत्ता है। और ये भनक या ये एक अंग्रेज के कानों में भी पड़ी। समृद्ध अंग्रेज था, वो आया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपका कुत्ता हंसता है। उसने कहा जी, आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। तो काफी देर बात होती रही, लेकिन उस दौरान कुत्ता एक बार भी नहीं हंसा, बस शांत भाव से देख रहा है कुत्ता, बैठा वही है। अब अंग्रेज को भी लगा कि इसका कुत्ता, हंसने वाला कुत्ता हंसा ही नहीं। तब लेकिन अंग्रेज ने कहा कि आप अपना ये कुत्ता बेच दीजिए मुझे। उसने कहा नहीं, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, वगैरह वगैरह। और एक स्टेज पर आकर के अंग्रेज ने कहा कि कोई भी मूल्य आप लगा लीजिए, कोई भी, और कुत्ता मुझे बेच दीजिए। ये सुनते ही कुत्ता हंस पड़ा। अंग्रेज को बुरा लगा। अंग्रेज पूछा कि अरे भाई, अभी तक तो ये कुत्ता हंसा नहीं था, अब ये कुत्ता कुत्ता क्यों हंस रहा है? तो उसने, असमंजस बाबू जो उसके मालिक थे, उन्होंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं है, ऐसा ही है कुत्ता तो। नहीं नहीं, बताओ। कहते माफ कीजिए, क्या करेंगे आप जान करके? कहते नहीं, बता दो ना। तो उसे बताया कि कुत्ता इस बात पे हंसा कि यह ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हिंदुस्तानी अपनी सबसे करीबी, सबसे प्यारी चीज को किसी भी कीमत पर बेच देगा। आप जरा सोचिए, ये अंत जो है कितना सजेस्टिव अंत है, कितना प्रतीकात्मक अंत है। अंग्रेज है, याद रखिए।
इसी प्रकार से अमृतलाल नागर की कहानी अंतरिक्ष करके है वो। वहां जो है एक अंतरिक्ष से यान से एक लड़की आ जाती है, और यहां जब आ जाती है तो उसका एक सज्जन है, साधु है, उसकी मदद करते हैं। अब उसका एक बार अंतरिक्ष को कुल एक बंदर देख रहा था, बंदर नकलची होता है, उसके अंतरिक्ष यान को लेके उड़ गया। अब वो बच्ची तो बड़ी घबराई कि अब मैं कैसे जाऊंगी अपने अपने देश में। तो उसने कहा कि उस साधु ने बड़ी तरीकी भी लगा लगू के किसी तरह से उसको नीचे ले आए। नीचे आ गया तो फिर वो अपने चली गई। फिर एक बार फिर वो अपने परिवार के साथ आई, धन्यवाद दिया साधु का, और कहा कि आप भी हमारे ग्रह पर या नक्षत्र जो भी होता है वहां पर चलिए, देखिए, वहां पर अपने यान में हम ले जाएंगे। तो जवाब ये देता है साधु कि मेरे देश के वैज्ञानिक जब बना देंगे उसमें बैठ के आऊंगा मैं, अभी तो आप जाओ। ये किस स्वभाव, किस प्रवृत्ति, किस विशेषता की ओर इंगित करती है कहानी। और बच्चों में, ये बच्चों को भी सुसंस्कृत करती है और किसी भी आयु के आदमी के लिए। इसलिए मैंने कहा था बाल साहित्य हर आयु के व्यक्ति के लिए होता है। अच्छा बाल साहित्य बड़ों को भी सुसंस्कृत करने की क्षमता रखता है, और आज के हिंदी बाल साहित्य में ये खूबियां हैं। मैं बता रहा था राजा और परियों, परी आने से कोई कहानी श्रेष्ठ हो जाएगी या परी आने से कोई कहानी पुरानी या बेकार की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो तो विषय, आप जब विषयवादी होकर के लिखेंगे तो हो जाएगा। आज हिंदी में अनेक कहानियां मिलती हैं। संक्षेप में बताऊं, एक कहानी आंखें मूंदो नानी। अब वैसे भी आज की शैली में अब जरूरी नहीं कि दादी नानी कहानी सुनाए, आज तो बच्चियां भी कहानी सुना सकती है। तो एक बच्ची आती है, डोलू, नानी से कहती है, नानी आप चाहो तो मैं आपको यही पहाड़ दिखा सकती हूँ। अब नानी का तो सारा सिर माथा ही चकरा गया कि बड़ी गपोड़ संखी लड़की पैदा हो गई हमारे घर में, है? पहाड़ दिखा देगी। तो नानी की तैयारी पहले वाली थी। उसने तो, नानी तो लोक कथाएं सुनी थी और तमाम कहानियां सुनी थी, नानी की तैयारी वही थी। तो नानी के मुंह से निकला, क्या तेरी कोई परी दोस्त हो गई जो पहाड़ तेरे को मदद करेगी, तो पहाड़ तो यहाँ दिखा देगी। बच्ची को चाबी मिल गई। तो बच्चे ने कहा, हाँ नानी, मेरी है ना एक परी दोस्त। अब परी आ गई कहानी में। बहुत सारे लोग कह रहे, आज के जमाने में परी की कहानी लिख रहा है। तो सुनिए, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं मैं। तो कैसे तेरी दोस्त बनी? अरे नानी देखो, एक बात समझ लो, मैं परी के कुछ कारनामे बताती हूं आपको, लेकिन अगर आपने जरा भी शक किया तो परी नाराज हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। नानी कहती, अच्छा बता दो सही। तो उसने कहा कि नानी, एक दिन मैंने क्या देखा कि परी से मैंने कहा, परी यहां खड़े खड़े तुम मुझे तारे पे ले जा सकती हो? परी ने कहा हाँ। और नानी, परी ने मुझे उठाया और वो लंबी होती चली गई कि मैं तो तारे तक पहुंच गई। नानी ने मन में सोचा कि आज कुछ नहीं हो सकता इस बच्ची का। कहती, अच्छा ऐसा हुआ था? हाँ नानी, शक तो नहीं कर रही ना? नानी, नहीं नहीं बाबा, शक नहीं कर रही। हाँ बताओ। तो नानी, उसके बाद एक बार परी ने क्या कहा,
एक रेलगाड़ी को अपनी हथेली पर रख दिया और रेलगाड़ी जो है वो हथेली पे चलती जा रही थी। नानी ने कहा स्टेशन, अब नानी स्टेशन भी तो वहीं आएंगे, आते चले गए स्टेशन। नानी फिर बेचारी चुप रह गई। इस तरह से डोलू ने उसके कितने ही किस्से आपको ने बता दिया, आप भी उसमें कितने किस्से जोड़ के सुना सकते हैं, जैसे कि लोक कथाओं में होता है, और जो है सुना दिए। नानी ने बाद में थक गई। नानी ने कहा अरे बाकी तो सब ठीक है, पर वो पहाड़ कहाँ गया जिसको तू दिखाने की बात की थी? तुझे सारी बातें बता दी, तुझे तो ये कहा था ये आप पहाड़ दिखा सकती हो, और तेरी परी दोस्त की मदद से। का है? तो उसने कहा कौन? तो हाँ नानी दिखा हाँ। सकती है। किसी का माइक ऑन है। तो उसने कहा तो नानी दिखाऊं पहाड़? नानी ने कहा हाँ दिखा। तो आंखें मूंद दो नानी। वहां से ले ली। नानी ने आंखें मूंदी और उसके बाद नानी ने कहा ना उसने कहा डोलू ने, नानी खोलो आंखें। नानी ने आंख खोली। ये क्या है? ऐसे अपनी तरफ ऐसे किया, ये क्या है? नानी से मुंह से निकला पहाड़। देखा नानी, उसने पहाड़ का चित्र लगा रखा था। पहाड़ का एक चित्र जो है यहाँ लगा लिया था। अब उसने ये थोड़ी कहा था मैं हिमालय पर्वत ला के दिखाऊंगी, वो यही कहा था ना कि पहाड़ दिखाऊंगी, उसने पहाड़ दिखा दिया। अब जो है नानी कह रही है तो कमाल हो गया। तो नानी कहती है यार वो तेरी परी कौन है? नानी ये कारनामा किसने दिखाया आपको पहाड़ का? कहते तूने। तो नानी मैं ही परी हुई ना, मैं ही परी हूं। अब ये आज के संदर्भों की परी बन गई। तो ये आप आज के रचनाकार के पास ये प्रतिभा है, ये क्षमता है कि वो जरूरी नहीं कि वो लाल परी, हरी परी और सौंदर्य में डूबी परी और जो परी जो परियों किस्से जो है जो आते थे हैरिसन वगैरह के जमाने से वही परियां हो। वैसे परी का अर्थ होता है कल्पना, कल्पना लोक में ले जाना, ये परी होता है। लेकिन आज जो है, आज का बाल साहित्य जो है बेपरकी नहीं उड़ाता। इसी कहानी को ले लीजिए, इस कहानी में सारी गप्पे हैं, कपोड़ संख है, सब कुछ है, लेकिन रियलिटी से आगे नहीं है। उसने पहाड़ भी वो चित्र के रूप में दिखाया, अपने आप को परी भी बता दिया। कहानी के अंत होते के बाद बच्चा कह गया हाँ ये तो हो सकता है। अगर आपने ऐसी कल्पना ले आए जो विश्वसनीयता से बहुत परे की चीज हो गई, तो आज का बच्चा उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो और कल्पना के बगैर साहित्य हो नहीं सकता। तो आज के साहित्यकार के सामने ये चुनौती है कि वो कल्पना का उपयोग करे लेकिन अविश्वसनीय ना लगे। ठीक वैसे ही जैसे एक बात बहुत अच्छी कही, एक लेख में पढ़ रहा था डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का, जो कि रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि वैज्ञानिक साहित्य की बहुत जरूरत है, लेकिन केवल वैज्ञानिक खोजों, उपकरणों, नियमों, सिद्धांतों, परिकल्पनाओं, तकनीकों, आविष्कारों, उपकरणों आदि को केंद्र में रखकर कथानक गढ़ लेना विज्ञान साहित्य नहीं है। साहित्य की जो अपनी अनिवार्यताएं हैं उसके बिना, देखिए साबुन का मुझे एक जिंगल बनाना है, विज्ञापन बनाना है, उसको मैंने कवित्त छंद में लिख दिया साबुन का। आप में से कोई भी उसको रचना नहीं कहेगा, कविता नहीं कहेगा, विज्ञापन ही कहेगा। तो भले ही मैंने वो छंद की पूरी मात्राओं का भी ध्यान रखा हो, वर्णों का भी ध्यान रखा हो, लेकिन आप कहीं गाते रहिए आप, लेकिन एक कविता नहीं। रचनात्मकता एक अलग चीज है, उपयोगी चीज के रूप में लिखना एक अलग चीज है। विज्ञान, जैसे मैंने आपको अमृतलाल नागरी कहानी अंतरिक्ष वाली बताई, उसमें विज्ञान है लेकिन वो बहुत रचनात्मक रूप में। तो ये पहली शर्त है, उसको माने रूप को अपनी
चीज के लिए उपयोग, ढांचे के रूप में उपयोग मत कीजिए, वो सहज भाव में बुना हुआ आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आज के बाल साहित्य में आप पाएंगे कि समझ साझा की जाती है, उपदेश नहीं दिया जाता। हमारे पास अनुभव है, तो जाहिर है कि बाल साहित्य में भी जो समझ है, जो हमने सीखा है, वो आएगा। लेकिन उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि वो सिखाने के लिए है, वो शिक्षित करने के लिए है। वो बच्चा पहले उसका आनंद ले, उसके बाद जो है उसमें उससे वो समझ ले। जैसे हम मित्र को समझाते हैं, मित्र को हम उपदेश नहीं देते। उपदेश देना तो आजकल वैसे भी किसी को पसंद नहीं है। मैं आपको अपनी पुस्तक जो ये है बाल साहित्य कुछ पढ़ाओ, इसमें भारतीय बाल साहित्य में पशु पक्षी, उससे लेता हूँ कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, उससे पता चलेगा आपको बाल साहित्य, आज के बाल साहित्य की क्या खूबी है। बंगाली में जोगेंद्रनाथ सरकार द्वारा 1891 में लिखित कहानियों की पुस्तक हांसी और खेला ने पहली बार कक्षा परंपरा को तोड़ा और यह बच्चों के लिए पूरी तरह मनोरंजकदायक बनी 1891 में। संयोग से कुछ सीख भी लेना एक अतिरिक्त लाभ था। ये संयोग से सीख लेना अतिरिक्त लाभ, यानी समझ उसमें जरूर होगी, सीख भी मिलती है बाल साहित्य से, लेकिन वो दूसरे स्तर पर होता है। पहले स्तर पर आनंद, मनोरंजन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस किताब के बारे में 1893 में साधना में लिखा था, उन्हीं के शब्द हैं, यह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए है। बच्चों को ऐसी पुस्तकों की जरूरत है। हमारी सभी बाल पुस्तकें कक्षा में पढ़ाने के लिए होती हैं, उनमें कोमलता या सुंदरता का कोई निशान नहीं होता। यह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए, ये बताया हांसी और खेला को, क्योंकि उनमें कोमलता, जो और सारी जो पुस्तकें अभी तक लिखी जा रही थी वो पढ़ाने के लिए होती है, और पढ़ाने वाली पुस्तकों में कोमलता और सुंदरता का निशान नहीं होता। और तो पहले पाठ्यक्रमों के लिए जो तैयार होता था, आज भी तैयार होता है, बल्कि आज के पाठ्यक्रम में तो जो लिखा जा रहा है उससे भी चुन लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा चुनते हैं जहां बच्चे जो है सीधे सीधे सीखते हैं। लेकिन आज के बच्चे की जो तैयारी है वो बहुत अधिक तैयारी है इस युग में। अब सवाल इतना ही है कि इस डिजिटल युग में बच्चे को हम पुस्तक तक या प्रिंट मटेरियल तक कैसे लाएं। देखिए, आज अगर हम YouTube पर देखें, गूगल के द्वारा देखें, तो आपको ढेरों ऐसी रचनाएं मिलेंगी, स्वयं मेरी रचनाएं मिलेंगी आपको, जहां विभिन्न बच्चे उसको गाते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग जो कहानियां सुनाने के, आजकल दादी दादी नाना नानी का जमाना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि परिवार एकल रह गए हैं। तो सच सच पूछो तो आज डिजिटल युग में ये उपकरण और ये पुस्तकें ही दादा दादी नाना नानी की भूमिका अदा कर रही हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली थे कि हमने अपने दादा दादी से भी कहानियां सुनी हैं। लेकिन बहरहाल जैसी स्थिति हो, आज बहुत कुछ उपलब्ध है हमारे डिजिटल माध्यम से, जिसको अगर उसको पहले खुद देख करके इस पर छांटना पड़ेगा, और उसमें जो ऐसी चीजें जो प्रतिगामी हैं, जो बच्चे को गलत दिशा दे सकती है, उनसे कैसे बचा जाए, इस चुनौती का सामना करते हुए लाएंगे तो आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बालक में प्रिंटेड जो साहित्य है, छपा हुआ साहित्य, उसके प्रति भी कैसे उसका रुझान पैदा करे, ये भी एक चुनौती है। और वो चुनौती हमारे बड़ों को स्वीकार करनी चाहिए, उनको पढ़ते हुए दिखना चाहिए। घरों में अच्छी पत्रिकाएं, अच्छी पुस्तकें बच्चों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। एक बार अगर उनको पढ़ने की आदत लगेगी तो निश्चित रूप से वो करेंगे। मैं एक पुस्तक देख रहा था, आपको बताऊं कि बाल कृष्णा की दौड़ी रेल। आप देखिए, ये पुस्तक जो है, इसमें 60 से अधिक बच्चों के द्वारा लिखी रचनाएं, स्वयं बच्चे भी लिखते हैं
रचनाएं मैंने खुद 13-14 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। तो इस पुस्तक के बाद अभी ये पुस्तक कम से कम जिन बच्चों के पास जाएगी वो बच्चे प्रेरित होंगे कि और बच्चों ने भी लिखा। इस प्रकार से एक बहुत अच्छी किताब आई है, अगर आप कहीं से मंगवा सके, प्रलेख प्रकाशन मुंबई से छपी, बाघू के किस्से। छोटे बच्चों के लिए बहुत शानदार नाटक है ये नाटक पढ़े जाने चाहिए। अब मेरी पुस्तकें भी नाटक की आई है वैसे नेशनल बुक ट्रस्ट से, ये चुनिंदा नाटक करके, और पुस्तकें आपको अमेजन पे उस पर मिल जाएंगी। उसके संस्मरणों की बहुत अच्छी पुस्तकें आपको आज उपलब्ध हैं। आप कोरिया की मैं बात कर रहा था, आप जरा देखिए, मैंने ये किताब थी कोरियाई बाल कविताएं, अनुवाद किया था, और उसमें बहुत पहले किताब है का कविता है, लेकिन अब जब देखिए कि इस रूप में भी चांद को देखा जा सकता है। आओ बच्चों निकलो बाहर, बाहर निकलो लेकर बोरा, चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा। एक कल्पना है, कोरिया जो है 70% उनका पहाड़ी इलाका है। तो आओ बच्चों निकलो बाहर, बाहर निकलो लेकर बोरा, चढ़ पहाड़ पर लेकर बोरा, चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा, चढ़े दूर तक, दूर दूर तक, ऊंचे ऊंचे बहुत दूर तक, तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा, भरे चांद से अपना बोरा। अब आगे देखिए, कहानी कविता में मोड़ आता है। वहां उधर सुनही के घर पर, सुनही लड़की का नाम है, वहां उधर सुनही के घर पर दिया भी ना जल पाता है, घना अंधेरा हो जाने पर काम ना कुछ भी हो पाता है। आओ बच्चों आओ बाहर, आओ तोड़ के लाएं चांद, सुनही की माँ के कमरे में लटका दे हम चलकर चांद। आप जरा देखिए चांद का ये उपयोग, चांद की रोशनी आती है, लेकिन कविता में जो ये कवि है युन सक जुंग, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं वहां के, अनुवाद के माध्यम से भी आज बाल साहित्य आ रहा है। वैसे तो हमारे समय में तो रूसी साहित्य बहुत आता था, एक नई दृष्टि से लिखा जाना की बात जब चल रही थी, रूसी साहित्य में ऐसा बड़ा हुआ था। यानी कि हम उल्लू कहते हैं, गधा कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं। अब इनके साथ अब ये थोड़ी पता नहीं अब उल्लू बेचारा बेवकूफ होता है कि नहीं होता, लेकिन हमने तो बना ही दिया। ऐसे गधा, गधा कहते ही हमने गधे को, अब किसने गधे को उस दृष्टि से देखा होगा, और वो उसी रूप में प्रचलित हो गया और आज तक वो चला आ रहा है। लेकिन इस चीज को तोड़ा था रूसी साहित्य ने। रूसी साहित्य में तो मायकोवस्की वगैरह ने उस मिथ को भी तोड़ा था कि चाहे भले अपने दर्शन विशेष के कारण से, कि क्या बनोगे, तो बनने के लिए सिर्फ 3-4 पोस्ट की पद ही होते हैं, लेकिन वहां तो वो ड्राइवर बनना चाहता है, बस का ड्राइवर। आज का बच्चा किसान क्यों ना बनना चाहे, आज का बच्चा कुछ और क्यों, और चीजें क्यों ना बनना चाहे। यानी जिसको हम कहते हैं किसी भी रोजगार, किसी भी काम की महत्ता होती है। हम ये उपदेशों में तो कहते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं करते। एक हमारा व्यवहारिक रूप होता है, एक सैद्धांतिक रूप होता है। बहुत सारी बातें हम सिद्धांत में कहते रहते हैं, व्यवहार में ही लाते हैं। व्यवहार में हम नहीं चाहते, या अपने संदर्भ में तो कब बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा ही हो, दूसरों को कहने के लिए अलग बात है। अब ये देखिए शेरजंग गर्ग की एक कविता है, गधा जानवर बड़े काम का, जीवन जीता पर गुलाम का, सबसे ज्यादा मेहनत करता, धोबी के डंडे से डरता, फिर भी कहते लोग गधा है, सीधेपन की यही सजा है। अब आप देखिए जरा सी कविता में, अब इसमें एक नए एंगल से, नए तरीके से सोचा गया है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, मैं आपको उदाहरण पे उदाहरण देता चला जाऊंगा तो समय काफी होता जा रहा है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले 2-3 बातें गांठ में बांध लेनी चाहिए। एक तो ये कि भारत का बालक केवल वही बालक है नहीं है जो हमारे परिचय के दायरे में है। भारत का बालक जो है विविध रंगी है,
वो जंगलों में भी है, पहाड़ में भी है, ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी है जहाँ सुविधाओं का नाम नहीं है। वो एक ही महानगर में रहते हुए भी तरह तरह के जीवन शैलियां जीने के लिए विवश है। इसी प्रकार से कस्बाई गांव का उन सबको कैसे जोड़ा जाए, ये तमाम चीजें मैं तो ये सोचता रहता हूँ, जितना मेरे अनुभव में आता है कोशिश भी करता हूँ, और लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जहां जो लिख रहा है वहां की स्थानीयता को लेकर के लिखे तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बाल साहित्य जो है सबके लिए है, इसको गांठ बांध लेना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात, बच्चा जो है वो साथी है, बच्चा मित्र है, बच्चा हमारे हमको लादने वाला नहीं है, हमें समझ करके अपनाने वाला है। ये आज का बाल साहित्य जो है कर अपने रचनाओं के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है। वो बच्चे की आवाज बन रहा है, बच्चा जो नहीं कह सकता वो कर रहा है। इसीलिए आज के बाल साहित्य के माध्यम से बाल विमर्श को देखा जा सकता है। मेरे ख्याल में जयशंकर तिवारी जी, काफी बातें हो गई। जी जी, धन्यवाद। कोई और खास बात हो तो पूछिएगा, नहीं तो जी जी। मेरे पास तो इतना भरा पड़ा भंडार की जब तक आप कहें मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारी जी, बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ मुद्दे सर। उठाए मैंने। ढेर सारे संदर्भों के जरिए बहुत ही रोचक ढंग से आपने इस वक्तव्य को आज स्पष्ट किया है। वक्त कैसे ये 1 घंटे 20 मिनट से भी ज़्यादा निकल गया। मैं यहाँ ये जोड़ दूं, जी मैं इस रूप में भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं मंगलुरु भी आया हुआ हूँ किसी आयोजन में, कि कर्नाटक वो जगह है जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले मेरी पुस्तक को पाठ्यक्रम में लगाया था। एमए में ये काव्य नाटक जो है खंड खंड अग्नि, ये बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया। अब तो ये कर्नाटक के दूसरे स्थान पे, मुंबई में तो बीए में ही पढ़ाया जा रहा है। जिस कविता का पाठ आपने शुरू में किया, माँ जी गाँव में है, ये तमिलनाडु में पढ़ाई जा रही है। जी जी और बाल बाल साहित्य तो मेरा केरल क्या और तमाम प्रदेश, कर्नाटक क्या, सब जगह तेलंगाना और सब जगह पढ़ाया जा रहा है। तो मैं इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम वो एक बात कही जाती है, वो बड़ी व्यवहारिक बात है, उसको अन्यथा ना लिया जाए। वो जयप्रकाश भारती जी जो नंदन के संपादक होते थे, कभी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था मुझे प्रेरित करने के लिए बाल साहित्य लिखो। मैं तो रास्ते के बीच और लिख चुका था, और उसके बाद जो सोविटलैंड नेहरू अवार्ड वगैरह मिल गया था पहले ही शुरू में, तो मुझे नंदन पत्रिका की ओर से ही ये प्रेरित किया गया था, बच्चों के लिए भी लिखो। और मैंने कहा मैं लिख दूंगा, और 6 महीने मुझे लग गए लिखने में। मेरे बच्चे थे, वो बच्चे रिजेक्ट कर देते थे कि क्या बेकार का लिख दिया। और तब जाकर के आप देखिए मुझसे लिखा गया, और मैंने वो कविताएं धर्मयुग में बहुत छप रहा था, धर्मयुग को भेजी, नंदन को भेजी। धर्मयुग में पहली कविता छप गई, और वो पहली कविता ही पंजाब ने सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में ली थी उस कविता को। तो बाल उस वक्त उन्होंने कहा कि बाल साहित्य लिखो, इसलिए कि देखो, अगर आप बिल्कुल क्रूर होकर सोचे, आपकी बड़ों की रचना किसी 20 साल के आदमी ने पढ़ी और उसकी आयु 100 साल है, तो 80 साल तक आपका जिक्र करेगा। आपकी बाल रचना एक 6 साल के बच्चे ने पढ़ी और वो 100 साल की उम्र का है, तो देखिए कितने कितने साल तक वो पढ़ेगा। बड़ा मतलब अजीब उदाहरण है, लेकिन उन्होंने एक तरह से जो बताया। आपको ये जान करके बड़ी अचरज नहीं होना चाहिए, जब मुझे सोविटलैंड अवार्ड मिला तो उसके बाद मुझे जर्मनी की यात्रा मिली थी, और जर्मनी में मैंने, तब तक मैं बाल साहित्य भी लिख रहा था, शुरू किया था। तो जर्मनी में जो है एक लेखक से मिलवाया गया, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या लिखते हैं। उन्होंने कहा बाल साहित्य लिखता हूँ। मैं भारत से गया था, तब तक मेरी मानसिकता वही थी, ही भी वाली। मैंने कहा नहीं, आप बाल साहित्य भी लिखते हैं, लेकिन लिखते क्या है। उन्होंने कहा बाल साहित्य लिखता हूँ।
नहीं वो भी लिखते हैं, लेकिन उसके असल में क्या लिखते हैं, तो असल में क्या होता है, मैं बाल साहित्य ही लिखता हूँ। इतना महत्व वहाँ। अब हमारे यहाँ तो अभी ध्यान जाने लगा है, लेकिन पहले तो और भी कम था, लेकिन अब जा रहा है। और जब मुझे ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो मैंने भाषण दिलवाते, वक्तव्य दिलवाते हैं, तो मैंने अपने वक्तव्य में जोड़ा, मैंने कहा देखिए ये भेद तो मत कीजिए, रचना रचना होती है, वो बाल साहित्य ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में नहीं लिया बाल साहित्य को ज्यादा, थोड़ा बहुत लिया, संकेत किया, लेकिन छोड़िए, अब जमाना बदल गया है। अगर किसी कृति पर, बड़ों की कृति पर आप मान लीजिए 1 लाख देते हैं, तो बाल साहित्य कृति को इतना कम क्यों आंकते हैं? वो भी सृजन है, और बच्चे के लिए सृजन करना, कई देशों में बच्चों के लिए पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और उनको ज्यादा वेतन दिया जाता है बच्चों को संभालना। तो हमने कहा कि ये भेदभाव छोड़िए, सृजन सृजन है, सृजन के आधार पर बराबर समझिए। मुझे खुशी है कि आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और विश्वविद्यालय के स्तर पर आपने बाल साहित्य जैसे विषय पर भी ये व्याख्यान दिलवाया, और भी दिलवाते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये औपचारिकता भर ना रह जाए। मैं अब सुनने वालों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, सचमुच में आप बाल साहित्य बहुत उत्कृष्ट है। हमारे यहाँ देखिए बंगला, मराठी, कन्नड़, इनमें बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया, और भाषा में बहुत लिखा गया, लेकिन आज हिंदी में भी मैं दावे के साथ कि उत्कृष्ट बाल साहित्य है। कविता में बहुत उत्कृष्ट है, छांटना पड़ेगा। कहानी में बहुत अच्छा है, उपन्यास कई इधर बहुत अच्छा है, नाटक बहुत कम है, लेकिन मैंने जैसे अभी बाबू के किस्से की बात की, और नाटकों की बात की, ये है, संस्मरण है, जीवनियां हैं, विमर्श से जुड़ी हुई किताबें 2 तो मैंने बताई, और किताबें और लोगों की बहुत अच्छी है। कृपा करके खोज करके पढ़िए, और मुझे तो खुशी ये होगी कि अपने अपने पुस्तकालयों में बाल साहित्य अवश्य रखिए। कम से कम आपके यहाँ जो अध्यापक है वहां से इश्यू करवा के अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे, उनको ही पढ़ने का अवसर देंगे, और उससे पुस्तक संस्कृति भी बनेगी, और डिजिटल युग में पुस्तक और ये डिजिटल उपकरण के बीच में एक समन्वय, एक संतुलन भी बन पाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरह से हमें बाल साहित्य को अपने पुस्तकालयों में, अपने निजी पुस्तकालय में, और बच्चों तक और सब तक जो है, आपने आज इस व्याख्यान में कई भ्रांत धारणाओं का उन्मूलन किया कि बाल साहित्य केवल बच्चों का साहित्य नहीं होता है, बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य नहीं होता है। एक तो आपने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि वो बच्चों का साहित्य होता है, और उसी समय मैं सोच रहा था कि ये जो कार्टून नेटवर्क हैं, बच्चों को वो क्यों अच्छे लगते हैं, वो उसी कोण से तैयार किए जाते हैं कि जैसे बच्चे ही उनको तैयार कर रहे हों, इसलिए उसमें उन्हें बहुत आनंद आता है, और ऐसी कविताएं भी उन्हें आकृष्ट करती हैं जिनमें ज्ञान या विचारधारा या विज्ञान सतह पर न तैर रहा हो, वो घुल मिल जाए और उसका एक अंगीभूत हो जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने आज बताई हैं। मैं उन्हें सार उसका नहीं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये व्याख्यान जो है रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध रहेगा। इसको गंगा कावेरी व्याख्यान माला यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो जो भी लोग बाद में भी सुनना चाहेंगे वो सुन सकेंगे। अब मैं प्रतिभागी साथियों से आमंत्रित करता हूं उनको कि अगर कोई सवाल आपके हैं, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जयशंकर जी। जी, स्वागत है। जी, सबको स्वागत है मैडम। जी जी, स्वागत है मैडम। हाँ सर, आज जो उन्होंने व्याख्यान दिया है ना, उसमें मैं भी सुन रही थी, एक तो बार बस कहीं बाहर गए, पर ये है ना कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड और बाल साहित्य, ये विषय जो उन्होंने इस पर सर आपसे मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि ये जो टीवी में दिखाते हैं छोटा भीम
और ये सब जो छोटे छोटे जो बाल बाल साहित्य से संबंधित जो छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं, क्या उसको हम लोग इसके अंतर्गत नहीं ले सकते हैं उस प्रासंगिकता की दृष्टि से जी बाल साहित्य में? ऐसा है कि देखिए, अब तो ये भी जैसे मैंने बताया फिल्मों के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, और बच्चे जो देखते हैं, छोटा भीम हो या गणेशा हो या और इस प्रकार के जो दूसरे सीरियल्स बनते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी फिल्म बनी है, सोसाइटी है बच्चों की तो जो फिल्में बनाती हैं, वो फिल्म जो है एक अलग माध्यम है। हाँ, वो साहित्य और फिल्म के बीच में एक समन्वय हो सकता है, जैसे गोदान पे फिल्म बनी मान लीजिए, या भीष्म साहनी के तमस पर सीरियल बना, तो मेरी कुछ कहानियों का फिल्मीकरण किया गया है मान लो, तो उनमें उनकी जरूरतें दूसरी होती हैं कि किस आधार पे हो, और साहित्य की जरूरत दूसरी होती है। लेकिन डिजिटल युग में आप देखेंगे बहुत सारी जगह कहानी, जैसे मेरी कहानी है उसको सुना है, अब मेरी कहानी का पाठ एक अभी अभी शुरू में जयशंकर जी ने किया, मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ, वो करते हैं। आपको मैं उदाहरण दूं, आप कर्नाटक से ही है, मैं गूगल खोज रहा था और मैं देख के दंग रह गया। मैं तो राहुल द्रविड़ को नहीं जानता ना ना वो मैं तो जानता हूँ राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ मुझे नहीं जानते। मेरी एक कविता मदर है, उसका अंग्रेजी अनुवाद 7वीं कक्षा में लगा हुआ है, जबकि वो कविता तो बड़ों के लिए है। और उनसे जब पूछा गया तो उस कविता को कोट करते हुए, पूरी कविता को कोट करते हुए उन्होंने बताया ये डिजिटल की मेहरबानी है कि वो कविता जो कि प्रिंट बुक में थी उसके ऊपर टिप्पणी जो है वो डिजिटल के माध्यम से आई। तो ये दो अलग माध्यम है, जैसे आपने बताया। वो माध्यम अगर अच्छा बना है, आपको लगता है कि छोटा भीम जो है बच्चों को एक सही दिशा देता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, तो जरूर उसको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। लेकिन उसकी भी कभी ना कभी कुछ स्क्रिप्ट तो लिखी गई होगी, स्क्रिप्ट लेखक तो कोई होगा ही होगा लिखने वाला, एकदम से तो नहीं हुआ होगा। इसलिए साहित्य के सहयोगी के रूप में डिजिटल को लेते हैं हम। जो प्रिंटेड साहित्य है वो और सहयोगी रूप में डिजिटल अलग चलेगा, क्योंकि जो ये उपकरण है इनका विरोध करने से कोई बात नहीं बनेगी कि अरे साहब क्या, क्यों टीवी देखते हो, क्यों मोबाइल देखते हो, क्यों इंटरनेट यूज करते हो। विरोध मत कीजिए, उसका सम्यक उपयोग क्या हो सकता है, उसका मर्यादित उपयोग क्या हो सकता है वो बताइए। और इसके साथ साथ जो पुस्तक का महत्व है, जो लिखित और छपित सामग्री का महत्व बताइए। अब एक जमाना था जब पुस्तकें भी नहीं होती थी, वो श्रुति परंपरा थी, बोला ही करते थे। पुस्तक आने से लाभ हो गया कि हर चीज रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना विशाल ज्ञान भंडार है, हम पुस्तक देखते हैं और जो है नाम है पता चल जाता है। पहले इस शैली में लिखना पड़ता था कि आपको याद ही करना पड़ता था, याद करके ही बोलना पड़ता था। अब स्मृति को बहुत ज्यादा कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये इनके जुड़ाव में, उसके समन्वय में इसका लाभ देखिए, इसको अलग अलग करके ना देखिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से अगर किसी के पास कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। माइक्रोफोन। मैं मंजीत कौर हुबली कर्नाटक से बोल रही हूँ। मंजीत कौर मेरा नाम है जी। स्वागत। प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। आज का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा। आयोजकों से अनुरोध है कि सर का एक और बार आयोजित किया जाए प्रोग्राम इसी विषय पर, तो बहुत ही खुशी होगी। आज अच्छा लगा। वैसे कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखना प्रारंभ किया है, अभी शुरुआत ही की है, तो आगे पता नहीं, देखूंगी। 2-4 बाल कविताएं लिखी हैं, शायद जुड़ पाऊं बाल साहित्य से, कह नहीं सकती। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि एक और इसी तरह का सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए सर का ही। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा मंजीत कौर जी, और ये सूचना और भी अच्छी लगी कि आपने कुछ बाल कविताएं भी रच ली हैं।
मैं तो रचनीय शब्द का ही उपयोग करूंगा लिखने की बजाय। तो आप बस इसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, लिखते रहिए। और जो है ना, कविता फूलों में भी होती है, कांटों में भी होती है, कविता शूलों में भी होती है। इसलिए बिखरी पड़ी है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाल मनोविज्ञान को बहुत समझने की बहुत जरूरत होती है। मैंने आज बाल विज्ञान पे ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं उसका बड़ा हिमायती हूँ। बाल मनोविज्ञान के बिना तो बात बनती ही नहीं है। और आप सर बच्चों के बीच में, बच्चों से जितना जुड़ेंगी, मैं तो जुड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, जितना जुड़ेंगी आप पाएंगे कि उनके उनके भीतर इतना कुछ छिपा हुआ है कि आप कितना कुछ भी लिख डालिए। मेरी सर शुभकामनाएं। एक्चुअली बच्चों से तो काफी जुड़ी रही हूँ क्योंकि 27 साल अध्यापन का कार्य किया है। जी तो पहली कक्षा से कॉलेज तक के बच्चों को पढ़ाया है और जी फिर मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी मास्टर्स डिग्री भी की थी। और जी वैसे भी बहुत ही इंटरेस्ट है ऑब्जर्व करना या समझना। तो बच्चों के साथ में जब काम किया है पढ़ाने का, तो बच्चों के को मनोवैज्ञानिक को तो काफी हद तक पहचानते बिल्कुल। हैं या जानते हैं। और मुझे रुचि भी है और प्यार भी है बच्चों से। तो हो सकता है आगे कुछ और कर पाऊं। बस बच्चों जुड़े रहिए और थोड़ा जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ते रहिए और निरंतर लिखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर मंजीत कौर जी। आपने हमारा भी उत्साहवर्धन किया। और हमारे जो प्रतिभागी साथी हैं, किसी की अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप माइक ऑन करके सर से सीधे बात कर सकते हैं। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर दिविक रमेश जी बोल रहे थे। डॉक्टर प्रभु उपासे जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? माइक प्रणाम ऑन सर। करके। जी प्रणाम सर। सबसे पहले ये अवसर जो प्रदान किया गया है गंगा कावेरी व्याख्यान माला द्वारा आदरणीय गुरुवर दिविक जी को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहे कि मेरा सौभाग्य है कि उनको जितनी बार सुने तो भी कम है। और इनकी काव्य कृतियों पर मैंने अपना काम करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि आज की इस डिजिटल युग में खासकर बच्चे ये जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं, इसका किस प्रकार उन पर असर हुआ होगा, या इसका अच्छा असर बनाने के लिए उसमें क्या सुधार कर सकते हैं? सर की राय चाहता हूं मैं। देखिए, ये जो ऑनलाइन वाला है, ये देखा जाए तो कोरोना में विवशता की वजह से इस तरीकों को अपनाया गया। जी वैसे यूँ कहिए कि बड़े स्तर पर तो जो कोचिंग वगैरह थी उसमें ऑनलाइन का भी एक रिवाज है। एक हमारे विश्वविद्यालय में भी और विश्वविद्यालय में भी एक शब्द होता है डिस्टेंट एजुकेशन, यानी यस कि क्लासरूम में कक्षा ना हो करके दूर जो बैठा हुआ है उसके लिए पाठ्य सामग्री दी जाती है, वो वहाँ से भेजता था या देखा जाता था, फिर उसको भेजा जाता था। लेकिन उनके लिए भी कभी कभी कुछ क्लासेस की जाती है। जो आमने सामना अध्यापक और जो अध्यापक जब पढ़ाता है कक्षा में, तो वो केवल टेक्स्ट नहीं पढ़ाता, अध्यापक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को पढ़ाता है। ये यस हमें समझ लेना चाहिए। जी जो जो जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो केवल दवा लेने नहीं जाते। डॉक्टर और दवा के अलावा भी और बहुत कुछ ऐसा जो आपके साथ व्यवहार करता है, वो भी एक जी दवाई होती है। ऐसे ही अध्यापक बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। वो केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके छुट्टी नहीं पा लेता है। इसलिए हमारे जो पहले भी गुरुकुल वगैरह होते थे, गुरुओं के आश्रम में रह के पढ़ने की जो एक तरीका था, वहां पर भी यही कहा जाता था कि गुरु जो है
वो स्वयं को भी पढ़ाता है। स्वयं, और गुरु जो स्वयं में होता है वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें पूरा समाज, पूरी संस्कृति, पूरा ज्ञान, वो सब उसका प्रतीक होता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन एक व्यवस्थावश अलग बात है, जरूरतवश अलग बात है, किसी की मजबूरी अलग बात है। एक तो देखिए गरीब देशों में या हमारे देश के गरीब इलाकों में हर समय बिजली मिल जाए, हर समय सही तरह के उपकरण मिल जाए, उनके अभाव में ऑनलाइन कक्षा से तो वो बच्चे वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए जो आमने सामने की शिक्षा का की पद्धति है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व, मैं सोचता हूँ व्यक्तित्व का विकास इसमें संपूर्ण रूप से हो पाता है। तो बाकी यह है कि मुझे घर में ही एक अनुभव हुआ था कि अध्यापकों ने कहा कि देखिए हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, हम माता पिता से अनुरोध करते हैं कि बच्चे जो है किसी किस्म की चीटिंग ना करें। चीटिंग आप समझते हैं क्या मतलब है, कि पुस्तक देख के उत्तर ना दे वगैरह वगैरह। माँ बाप पे छोड़ा उन्होंने इस बात को। तमाम चीजें हैं, कुछ सुधार करने की कोशिश की जुड़ करके, लेकिन वही है कि ऑनलाइन भी चले। मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा कि एक दूसरे से जुड़ी होती है, जहां जिसकी जरूरत है उसका सही उपयोग करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो विकल्प बना दें किसी का। कक्षा के पठन पाठन का विकल्प तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। बिल्कुल आपसे पूर्ण सहमति है कि जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, यानी जो आमने सामने क्लासरूम की पढ़ाई है, ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली उसका विकल्प नहीं हो सकती है, उसकी पूरक हो सकती है कुछ। तो इसी के साथ मैं यहाँ प्रभु पासे को विशेष प्यार दे दूं। ये पहले हैं जिन्होंने मुझ पर पहली, अब तो बहुत सारी रिसर्च हो गई है पीएचडी वगैरह, जी जी लेकिन पहले हैं जिन्होंने मुझ पर जो है पीएचडी की थी बंगलोर विश्वविद्यालय से मेरी जी कविताओं पर। अच्छा लगा ये भी जुड़े हुए। जी जी, डॉक्टर प्रभु पासे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और छप भी गया, इनका एक थीसिस छपा हुआ है, जी प्रकाशित है। बहुत अच्छा लगा। और इसी अनुक्रम में अब मैं समापन की ओर चलता हूं, काफी वक्त हो गया है, 2 घंटे हो रहे हैं। तो अब मैं डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जो हमारे मित्र हैं और सहभागी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो कृतज्ञता ज्ञापन करके आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वाला व्याख्यान रहा। आदरणीय दिविश रमेश जी ने बाल साहित्य और डिजिटल और जो पुस्तक, इस तरह इन दोनों के बीच में जिस तरह का समन्वय बना के रखना चाहिए, और इस विषय पर उन्होंने बहुत से जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, और जो बहुत ही जो रोचक विषयों को उन्होंने हमारे सामने साझा किया है। तो मैं आज के इस व्याख्यान के लिए मैं अपने जो आयोजक मंडल की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, और एसएलबीएस कॉलेज गोंडा और हमारे संघ की ओर से आदरणीय दिविश रमेश जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप इसके सबके प्रति जी 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 बोलिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही हमारे जो आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ जो प्रतिभागी के रूप में जो जुड़े हुए थे, जैसे कि बेंगलुरु से हमारे प्रभु जो उपासे जो है वो हमारे इस कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के वो जो कोषाध्यक्ष हैं, और इसके साथ बहुत से दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो बहुत से लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, उन सभी का मैं अपने जो आयोजक मंडल की ओर से धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद। और इसके साथ हमारे जो कॉलेज के जो इस आयोजन में हमारे कॉलेज के प्राचार्य और एसएलबीएस कॉलेज के प्राचार्य
और वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी और हमारे मित्र जो सुंदर संचालन कर रहे हैं जयशंकर तिवारी जी, इन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजूनाथ जी, और धन्यवाद ज्ञापन के इसी अनुक्रम में मैं जितने प्रतिभागी साथी जुड़े और जिन्होंने इस आज के व्याख्यान को सफल बनाया, मैं उन सभी के प्रति समवेत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र सर जुड़े हुए थे गोरखपुर से, डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर जो बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वो जुड़े हुए थे, डॉक्टर अलका सिन्हा जी जुड़ी हुई थी दिल्ली से, और बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, एक लंबी सूची है जो लोग जुड़े हुए थे। अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, एक एक करके लोग लेफ्ट हुए हैं, तो मैं सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सर को प्रणाम करता हूँ कि आपने इस 75 वर्ष की उम्र में आपकी जो अध्यवसायिता है, आपकी जो सृजनशीलता है वो बनी हुई है। आगे आप मूल्यवान साहित्य रचते जाएं, और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत सभी के प्रति धन्यवाद।